हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के टॉपिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कशन है इस टॉपिक में, इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बार मैं आपको 1 to 1 2 प्रिंसिपल पे वापस ले जाना चाहूंगा। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल Q किसी पोजीशन पे प्लेस है और इसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया हुआ है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2.1 और 2 जो कि R1 R2 सेपरेशन पे हैं Q के साथ, मान लीजिए पोटेंशियल की वैल्यू को V1 V2 लिखा जा रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं पोटेंशियल के बेसिक कंसेप्ट से V1 माइनस V2 को 1 से 2 तक E डॉट डी आर के इक्वल कहा जा सकता है, जहां पर E एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और चूंकि इस प्रॉब्लम में इस चार्ज पार्टिकल को यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, तो इस E को आप इस Q के द्वारा क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड समझ सकते हैं। अब ये तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक डिस्कशन हो गया इन दोनों पॉइंट के बीच में उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो Q ने डेवलप किया है अपनी सराउंडिंग में। क्लैरिटी के लिए यह बात एक बार और बता दूं, हालांकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जो 1 और 2 टर्म पावर में यूज किए जा रहे हैं उनका मतलब 1 मीटर और 2 मीटर है, ऐसा न समझें आप। इनका मीनिंग है R1 और R2, यानी 1 और 2 मैंने केवल सिंबलिकली लिखा है। इनका एक्चुअल मीनिंग Q से 1 पॉइंट तक की डिस्टेंस और Q से 2 पॉइंट तक की डिस्टेंस है। अब अगर मैं इस पूरे डिस्कशन में एक और चार्ज पार्टिकल को शामिल करूं, यहां पर आप ध्यान दें, एक चार्ज पार्टिकल को मुझे इसीलिए शामिल करना पड़ रहा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नाम से जो वर्ड अब हम पढ़ने जा रहे हैं, यह वर्ड केवल एक सिस्टम के लिए ही डिफाइन किया जाता है। एक अकेले पार्टिकल की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक म्यूचुअल टर्म है। कम से कम 2 और अधिक से अधिक आप जितने लेना चाहें पार्टिकल का इस्तेमाल करके ही पोटेंशियल एनर्जी को प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है। मैं इस डिस्कशन में एक नए चार्ज पार्टिकल Q डैश को इन्वॉल्व कर रहा हूं। यहां पर आप Q डैश को एक सेकंड चार्ज पार्टिकल समझ सकते हैं जो कि इस Q के द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करना चाहता है। अगर उस Q डैश के चार्ज मैग्नीट्यूड से मैं इस पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूं तो Q डैश V1 माइनस Q डैश V2 का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 Q डैश E वेक्टर डॉट dr। आप ध्यान देते रहें, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा Q डैश V1 माइनस Q डैश V2 इक्वल टू 1 to 2 Q डैश E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। 1 और 2 वैल्यू नहीं है, 1 और 2 पोजीशंस को शो करने का सिंबलिकल तरीका बनाया है मैंने, ताकि मैं 1 to 1 2 समझा सकूं आपको। डायरेक्शनली क्या इनमें ध्यान में रखना है वो बात मैं आपको बता सकूं। अब इस इक्वेशन में आप ध्यान दें कि ये जो Q डैश E वेक्टर टर्म आप यहां देख पा रहे हैं, ये Q डैश E वेक्टर इस Q के द्वारा क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू के साथ प्रोडक्ट है जिसे इस फील्ड में लाया जाने वाला है। तो क्लियरली ये Q डैश E वेक्टर उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स को प्रेजेंट करेगा। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते समय। तो मैं इसे लिख सकता हूं Q डैश V1 माइनस Q डैश V2 इक्वल टू 1 पोजीशन टू 2 पोजीशन फोर्स ऑन Q डैश डॉट dr। यहां पर ध्यान दें कि जब तक हम पोटेंशियल पे डिस्कशन कर रहे थे हमने किसी Q डैश को इन्वॉल्व नहीं करना था, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस केवल उस पार्टिकल या उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है जो क्रिएटेड होता है रीजन में। Q डैश को मैं नहीं लाना चाहता था और यही वजह है कि मैंने क्वांटिटी के रूप में E डॉट dr को प्लेटफॉर्म दिया, वर्क डन बाय फील्ड कह के। लेकिन अब चूंकि बात पोटेंशियल एनर्जी की है और हम जानते हैं कि Q डैश का रोल होगा इस गेम में, तो Q डैश से मल्टीप्लाई करने पर इस Q डैश E को मैंने नॉर्मली F वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। आप जानते हैं कि फोर्स वेक्टर
ये उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स है जो इस Q के द्वारा बनाए गए फील्ड में एंटर हुआ है। सो इस फोर्स को अगर dr वेक्टर से डॉट करना पड़े तो हम जानते हैं ये वर्क डन होगा 1 पोजीशन से 2 पोजीशन तक की जर्नी के लिए। सो मैं इसे लिख सकता हूं q डैश v1 माइनस q डैश v2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 वर्क डन। और अब मैं इसे फाइनली w नोटेशन से प्रेजेंट कर रहा हूं 1 से 2 तक के लिए। सो इसे आप एक्सप्रेशन में ऐसा ही रहने दें, ये जरूरी नहीं है कि इसे w से प्रेजेंट किया जाए, आप इसे इसी तरह से प्रेजेंट रहने दें। और आगे अब एक बात को समझें कि जैसे पोटेंशियल को डिफाइन करने में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करने की प्रक्रिया को इम्पॉसिबल बताया था, हमने ये बात की थी कि पोटेंशियल को डिफाइन कर पाना तभी पॉसिबल है जब आप किसी रेफरेंस को कंसीडर करें। तो वही प्रॉब्लम एक बार फिर मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि हम पोटेंशियल एनर्जी को तभी डिफाइन कर पाएंगे जब हम किसी पोजीशन को रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करें। सो अगर Q और Q डैश की किसी पर्टिकुलर पोजीशन को स्टैंडर्ड के रूप में डिफाइन किया जाए, उसे एक रेफरेंस के रूप में यूज किया जाए, तो ही हम किसी दूसरी कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को बता पाएंगे। सो सिमिलर प्रॉब्लम जो पोटेंशियल में था वही पोटेंशियल एनर्जी में भी है। और यही वजह है कि अब जो लाइन में लिख रहा हूं उस पर आपको फोकस रहना पड़ेगा। मैं इस Q डैश V1 के प्रोडक्ट को U1 और Q डैश V2 के प्रोडक्ट को U2 डिफाइन कर रहा हूं। और ऐसा डिफाइन करने के बाद ये फाइनल आउटकम है U1 माइनस U2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 F डॉट dr, जिसे आप समझ सकते हैं कि ये उन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन है जो उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर लग रहे थे। सो एक आउटकम हमें मिला है। इस आउटकम को और क्लियरली समझा जा सकता है, इसे मैकेनिक्स के रिजल्ट से टैली कराया जा सकता है। इसके लिए मैं 1 को इनिशियल और 2 को फाइनल पोजीशन मान रहा हूं। सो u इनिशियल माइनस u फाइनल को मैं इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल f डॉट dr कह सकता हूं। और इस चेंज के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये टर्म माइनस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट है, जबकि ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस की। और एक बार फिर से हमने वही रिजल्ट पता लगा लिया है जो हम यूज करते हैं जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं 11th की क्लास। सो वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये रूल यहां पर भी हमें मिला है। सो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके पता लगाया जा सकता है। अब यहां पर ध्यान दें, चूंकि हमें केवल डिफरेंस ही पता लगा है, तो जब तक किसी एक पोजीशन के लिए रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन न कर दिया जाए, तब तक आप किसी दूसरी पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को पता नहीं लगा पाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में अगर Q डैश चार्ज पार्टिकल Q के फील्ड में जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, अगर मैं उस सेपरेशन को रेफरेंस मानूं और ये डिफाइन कर दूं कि उस सेपरेशन के लिए इस सिस्टम, ये जो Q और Q डैश ने मिलकर बनाया है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो उसे 0 डिफाइन करने के बाद, यानी इस इक्वेशन के, या आप एक काम करें 1-2 वाली इक्वेशन को यूज करें, तो अगर मैं U2 पोजीशन को रेफरेंस के रूप में यूज करूं और इसकी वैल्यू को 0 कंसीडर कर लूं, तो ये बन जाएगा U1 माइनस 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 हम उस पोजीशन को मान लेते हैं जिसमें हमारा टेस्ट चार्ज Q डैश Q से R डिस्टेंस पे है। आप ऐसा एज्यूम करें तो लिमिट हो जाएंगी R टू इंफिनिटी। और अब F डॉट dr को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर I कैप। और चूंकि इसे फोर्स बनाना है तो मैं इसे Q डैश से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और dr वेक्टर के रूप में मैं यूज करूंगा dr I कैप को, क्योंकि इसे r की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ही लिया जाता है। अब अगर इसे सॉल्व करें तो पोटेंशियल एनर्जी इस नई पोजीशन में, इस नई पोजीशन का अर्थ मेरा इस पोजीशन से है, जबकि मैंने पुरानी पोजीशन इनफाइनाइट सेपरेशन वाली पोजीशन को माना है, उसी पोजीशन को रेफरेंस मान के मैंने उस कंडीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी को 0 यूज किया है।
सो u1 का वैल्यू आ जाएगा, इंटीग्रेशन जो हमें सॉल्व करना होगा, और i डॉट आई 1 और कांस्टेंट टर्म को बाहर ले जाने के बाद कुछ इस तरह का आउटकम हम देख पाएंगे, 1/r² dr। और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 QQ डैश माइनस 1/r, इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा। चूंकि ये कई बार किया जा चुका है तो मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया है, और अब आप इसमें लिमिट पुट करें तो इनफाइनाइट लगाने पर ये 0 आएगा, और माइनस लगाने के बाद जब आप r पुट करेंगे तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और फाइनली आ जाएगा 1/4πε0 QQ डैश अपॉन r। यानी जब ये दोनों पार्टिकल r सेपरेशन पे होंगे तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 QQ डैश अपॉन r होगी। सो इस तरह से आप एक चार्ज पार्टिकल के बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के एंटर करने के बाद जो सिस्टम डेवलप होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखें, पोटेंशियल एनर्जी शब्द एक फैमिली के लिए डिफाइन किया जाता है जिसमें कम से कम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है। सो Q और Q डैश सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में ये है, और ये आउटकम लिखा गया है इनफाइनाइट सेपरेशन वाली पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हुए। ठीक वही प्रॉब्लम जो पोटेंशियल पढ़ने में है वो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने में भी है। एक बात पे यहां पर और ध्यान दें आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं होगा। यहां पर Q डैश E वेक्टर को F वेक्टर लिखा गया है। सो अगर Q डैश चार्ज पार्टिकल का साइन नेगेटिव होगा तो एसोसिएटेड चेंजेस इस F वेक्टर में भी आएंगे। यही वजह है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के पैटर्न कभी कभी डिफर कर जाते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूं, एक बार मैं अपनी बात को यहां पर आपको जस्टिफाई करके बता रहा हूं। मैं किस पॉइंट की ओर आपको ले जाना चाहता हूं, आप उसे समझें। मैं जो कह रहा हूं स्टेटमेंट, उसका अर्थ यह है कि अगर ये Q चार्ज पार्टिकल है और इसने अपनी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप बाहर को जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी V1 के कंपैरेटिवली V2 पोटेंशियल छोटा होगा। यह बात हम जानते हैं क्योंकि हम देख पाते हैं कि V1 माइनस V2 E डॉट dr के बराबर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये चार्ज पार्टिकल डेवलप करेगा वो पॉजिटिव होगा, आउटवर्ड होगा, और dr की डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाहर होने पर V1 बड़ा होगा V2 से। ये बात हम बार बार डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यहां पर एक बात जो मैं बार बार बताता हूं, एक बार फिर बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो इस बात पे भी ध्यान दें कि अगर आप इस पॉइंट A से B के अलोंग मूव करेंगे तो भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, लेकिन A से B के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है। सो कई बार ये सेंसिटिव पॉइंट स्टूडेंट के माइंड में एक क्लिंक डेवलप करता है, एक प्रॉब्लम डेवलप करता है। आप ये बात ध्यान से समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होता है, केवल इस डायरेक्शन में भी हम देख पा रहे हैं कि हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को छोड़ के दूसरे सरफेस पर जा रहे हैं। सो ए के कंपैरेटिवली बी का पोटेंशियल कम होगा, यह बात हम जानते हैं। सो ए से बी की ओर अगर पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, अगर ए से बी का पोटेंशियल कम है, तो इस आधार पर कोई स्टूडेंट यह नतीजा नहीं निकाल ले कि ए बी के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही है। यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ प्रॉपरली जोड़ना चाहिए। हमें यह कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसके अलोंग पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यह ना कहें कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट एग्जाम आपसे कहता है कि पोटेंशियल के घटने की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो आप अगर ध्यान से एनालाइज करेंगे तो यह बात आपको पूरी सही नहीं दिखाई देगी। आपको बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वह है जिसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसमें पोटेंशियल की वैल्यू में सबसे तेज गिरावट आ रही है। सो
इस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे तेजी से ग्रेडियंट की वैल्यू देगा, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, जबकि इस डायरेक्शन में भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, लेकिन ग्रेडियंट की वैल्यू इस डायरेक्शन के मुकाबले कम होगी। सो जब हम किसी स्पेस में, किसी प्लेन में पोटेंशियल को घटता देखते हैं तो हर डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं माना जा सकता जहां की ओर पोटेंशियल घट रहा हो। पोटेंशियल के घटने की वो दिशा जिसमें ग्रेडियंट सबसे बड़ा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में वापस आए तो हम, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो पोटेंशियल की V1 वैल्यू V2 से बड़ी होगी। लेकिन अब अगर इस प्रॉब्लम में हम एक टेस्ट चार्ज Q डैश को एंटर कराएं जो कि निगेटिव नेचर का हो, तो आप देख पाएंगे कि इसके निगेटिव नेचर का होने के कारण इस F का डायरेक्शन dr से अपोजिट हो जाएगा, इस F का डायरेक्शन dr से अपोजिट हो जाएगा। और ऐसे केस में जब आप इन दोनों पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे Q और Q डैश के सिस्टम के लिए, तो जो अरेंजमेंट एप्लीकेबल रहा है इससे पहले वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी अब U1 के कंपैरेटिवली U2 की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी जब एक प्लस चार्ज के फील्ड में एक माइनस चार्ज एंट्री करता है तो जैसे जैसे वो पास आता जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। सो इस चेंज को भी समझें ध्यान से। जहां एक और इस चार्ज की प्रेजेंस में इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा और इसका कम है, वहीं एक नेगेटिव चार्ज के एंटर करने के कारण पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इस पॉइंट पे कम हो गई है जबकि इस पॉइंट पे ज्यादा है। तो पोटेंशियल की वैल्यूज को हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू से एफिलिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पोटेंशियल एक चार्ज पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड करता है जबकि पोटेंशियल एनर्जी दोनों चार्जेस के नेचर पर डिपेंड करती है। सो इस तरीके का सिचुएशन आप कई बार देख पाएंगे। इसीलिए भूल के भी कभी ऐसा माइंड मेकअप न करें कि जहां पोटेंशियल ज्यादा है वहीं पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी सिस्टम की। प्लस माइनस चार्ज का पेयर लेने पर इस सिचुएशन में एक एक्सेप्शन दिखाई देता है। यह एक्सेप्शन नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी प्लस चार्ज के सामने आप एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से टैली नहीं करता है, वो इनवर्ड हो जाता है। सो अगर आप फोर्स की लाइंस ड्रॉ करके इस प्रॉब्लम को समझते तो आपको ये एक्सेप्शनल केस जैसा नहीं दिखता। अब यहां पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब आप पोटेंशियल के बारे में एनालाइज करते हैं तो आप किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ बनने वाली फील्ड लाइंस के बेस पर डिसीजन लें, लेकिन जब आप किसी चार्ज और एक दूसरे चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने के बजाय फोर्स लाइंस को देखें, उससे आप ज्यादा कंफर्टेबल और पैटर्न में बनने वाला आउटकम देख पाएंगे। अगर आप फील्ड लाइन और फोर्स लाइन के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को डिफर करें तो आप देख पाएंगे कि तब ये दोनों ही केस आपको बिल्कुल जनरल केस की तरह दिखाई देंगे। यहां पर फील्ड लाइंस बाहर को जा रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज बाहर को हो रहा है, लेकिन इस केस में फोर्स लाइंस अंदर को आ रही हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू अंदर को डिक्रीज हो रही है। सो जहां एक और पोटेंशियल की वैल्यू फील्ड की लाइन के अलोंग डिक्रीज होती है, वहीं दूसरी ओर जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है वो फोर्स लाइन के अलोंग डिक्रीज होता है। सो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल की हेल्प से एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। यह टर्म भी उसी प्रकार का रिलेटिव टर्म है जैसे पोटेंशियल एक रिलेटिव टर्म है। थैंक यू।